हेलो एवरीवन। इस वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जो रिसेंटली यूपीपीसीएस 24 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज प्रूफ कर दूंगा एंड तक कि कैसे जितने भी जो मार्केट में बल्कि मैगजीन्स एंड कोचिंग के मटेरियल्स आ रहे हैं वो जिस हिसाब से कमीशन क्वेश्चन सेट कर रहा है उनके आगे बिल्कुल ही यूजलेस साबित हो रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए जो मैंने मैगजीन चूज करी है वो है आइडेस्टी मैगजीन। ये मैगजीन चूज करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि 90 to 95% ऑफ यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स इस मैगजीन को पढ़ते हैं। सो इस साल थोड़ा सा मैं इस मैगजीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सो इस साल जो ये मैगजीन के जो टोटल पेजेस थे वो थे 230 पेजेस। एंड ऑलमोस्ट हर साल इस मैगजीन के पेजेस इंक्रीज कर रहे हैं। एंड अगर आप देखें ये मैगजीन ऑलमोस्ट एग्जाम से एक महीने पहले आती है। एंड इस मैगजीन को एंड टू एंड कवर करने में अराउंड 10 to 15 डेज मिनिमम से मिनिमम चाहिए अगर आप फुल फुल टाइम डिवोट करते हो इसी मैगजीन को पढ़ने में। नाउ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे क्या इस मैगजीन में दिए गए हर एक जो पॉइंट्स है क्या हर एक डेटा फैक्ट्स फिगर्स है हम क्या हर एक चीज याद रख सकते हैं। प्लस कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए काफी सारे क्वेश्चंस में जो डेट्स मंथ्स ईयर्स थे जो काफी सारे डेटा पॉइंट्स पूछे गए जैसे कि वेट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक क्वेश्चन है। एग्जैक्ट रेंज पूछी गई है एक मिसाइल का। सो क्या मान लो ये चीजें लेट से मैगजीन में दी भी हुई है तो क्या हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को रिमेम्बर कर सकते थे क्या हम इस चीज को एग्जाम हॉल में एक्चुअली में रिकॉल कर सकते थे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड अगर हम रिकॉल नहीं कर सकते इतने ट्रिवियल डिटेल्स सो कितने क्वेश्चन हम टोटल अटेम्प्ट कर सकते थे जो कि आई दृष्टि से है या हम कितने क्वेश्चन छोड़ सकते थे छोड़ने चाहिए था हमको वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नाउ इस वीडियो के एनालिसिस के लिए मैंने जो क्वेश्चंस है वो मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है कैटेगरी वन। इस कैटेगरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है जो क्वेश्चंस आप एक बेसिक रीडिंग आप एक स्टैटिक नॉलेज के दम पे और आप एक अगर आप क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाओ जो डेवलप होता है आपके पीवाई क्यू सॉल्व करने पे वो अगर आप लगा के करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। सो ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन आप सीधा सीधा आई दृष्टि से सॉल्व कर सकते थे। अगेन कैटेगरी टू में मैंने दो सब कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें से पहली कैटेगरी है कि आप इस कैटेगरी में आप कंप्लीटली कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे आई दृष्टि से। एंड सेकंड सब कैटेगरी है वो है पार्शियल की कैटेगरी। आप एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे एंड देन अगेन आपको फिर से रिस्क लेना पड़ेगा आपको 50-50 ले करके रिस्क लेना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। सो अगेन ये दूसरी कैटेगरी है पार्शियली वाली कैटेगरी। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी थ्री। इस कैटेगरी में वो क्वेश्चंस आते हैं जो किसी भी रेगुलर सोर्सेज में मेंशन नहीं है। रेगुलर सोर्सेज में मतलब है जो आई दृष्टि में नहीं था या फिर किसी भी जितनी भी मैगजीन्स वगैरह आती हैं इन द सेंस कि जो न्यूज़पेपर वगैरह भी में भी आता है वो इतना रेगुलरली उनके बारे में न्यूज नहीं आती थी। एंड उसको हम लेस इंपॉर्टेंट में ही रखेंगे। अगेन इन इसी कैटेगरी में वो क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ही ट्रिकी हैं एंड वो क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको क्लियरली छोड़ देने चाहिए थे। नॉट अटेम्प्टेड वाली कैटेगरी नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें आप विथ रेफरेंस टू द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट its inauguration program was held on 8th March 2024 at Kohima. Now इस स्टेटमेंट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोहिमा देयर इज अ पॉसिबिलिटी भी सिंस इट्स अ कोहिमा पीस मेमोरियल पार्क ये कोहिमा में हो सकता है। ऑलमोस्ट मतलब हो सकता है क्या ये होएगा ही। एंड बट यहाँ पे जो चीज आती है डाउट वाली वो है 8 मार्च। ये जो डेट है वो 9th भी हो सकती थी 10th भी हो सकती थी 11th भी हो सकती थी एंड 12th भी हो सकती थी कुछ भी हो सकती थी। एंड देन अगेन महीना जो दे रखा है मार्च। आप कितना भी आप मैगजीन्स पढ़ लोगे आप कितना भी 10 तरीके के सोर्स पढ़ लोगे आप कभी भी ये डेट्स याद नहीं रखने वाले। ऑल तो अगर आप देखें जो मैंने आई हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे महीना लिखा हुआ है बट स्टिल इस चीज को मैं नहीं मानता कि कोई भी याद करके जाएगा। सो अब एक दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट विल बी डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया। अच्छा किसी ने भी स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र पढ़ी हुई है जिसको जो स्टैटिक की नॉलेज अच्छे से आती है जिन्होंने कई बार रिवाइज कर रखा है उनको पता है जो हमारा रिलेशन जो जापान के साथ था। स्पेशली अगर आप आईएनए के कंटेक्स्ट में देखोगे आईएनए जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो लीड करी थी उनका आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो आर्मी थी और ये कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच गई थी। एंड
आपने जो फेमस वॉर क्राई सुनी होगी दिल्ली चलो वाली, वो भी आईएनए आर्मी की ही थी। सो आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि ये साउथ कोरिया तो नहीं ही होगा। एंड जो हमारा रिलेशन है वो जापान के साथ रहा है, ना कि साउथ कोरिया के साथ। सो आप इस नॉलेज से इस स्टेटमेंट को इजिली एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अब बचे दो स्टेटमेंट। बट आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको या तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट मानना होगा या फिर इनकरेक्ट, वो आपका कॉल है। बट अगेन, सिंस ये आई दृष्टि में एक लाइन में मेंशन है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक पार्शियल कैटेगरी में रखूंगा कि आप इस क्वेश्चन को फिर भी आधा ही सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन कि किसी को भी जो मंथ है वो याद होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो चार रिपोर्ट दी गई है वो बहुत ही फ्लैगशिप टाइप की रिपोर्ट्स हैं। एंड ये आप किसी भी बेसिक मटेरियल में, चाहे आप मृणाल सर का हैंड आउट पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स में, चाहे विवेक सिंह सर की बुक पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप जैसे अभी जो चौथी रिपोर्ट है एमिशंस गैप रिपोर्ट, वो आपको किसी भी मटेरियल में मिल जाएगी इन्वायरमेंट वाले में, चाहे आप पीएमएफआईएस पढ़िए चाहे आप शंकर आईएस पढ़िए। सो अगेन, ये क्वेश्चन कैटेगरी वन का क्वेश्चन है। स्टैटिक नॉलेज से आप क्लियरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आई दृष्टि की इस क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, यहाँ पूछा गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इन पहला स्टेटमेंट, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहीं पे कैच है। देखिए, जो ये समिट हुआ है उसमें जो इंडिया ने, सबसे पहले अगर आप न्यूज पेपर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि ये समिट इंडिया द्वारा करवाया गया है। ये जो जो ये रेगुलरली समिट्स होते हैं वो इंडिया ने ही इसको शुरुआत, इसकी शुरुआत भी इंडिया ने ही करी थी। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस समिट को शुरू करने का वो ये था कि अगर आप यहाँ पे जो जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे, एक लाइन होती है ब्रांड लाइन। ब्रांड लाइन एक बहुत ही फेमस लाइन है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, ये जो लाइन है वो दो, जो हमारा दुनिया है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। दो हिस्सों में, डेवलप्ड और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ये डिवाइड करती है। एंड जो इस लाइन के नीचे आते हैं वो या तो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। सो इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने ये समिट शुरू किया था, बिकॉज जितनी भी जो ये छोटी 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 कंट्रीज हैं उनका जो मेजर समिट्स होते हैं, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि G7 G20 में उनकी मेंबरशिप नहीं है। सो इसको लॉन्च करने का मतलब यही था कि जो ये छोटी कंट्रीज है उनको एक वॉइस मिल सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो अगर आपने बेसिक आइडिया भी है आपको इस चीज का, तो आप सेकंड सेगमेंट को इजीली एलिमिनेट कर दोगे, डेवलप्ड की जगह डेवलपिंग होगा या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बट अगेन, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है ये मेरे को कहीं पे भी हिंदी वाली आई दृष्टि में नहीं मिला। ये मैंने इंग्लिश का ऊपर इंग्लिश वाली आई दृष्टि का स्क्रीनशॉट लगा रखा है। बट अगेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंटेंशन में है अभी भी, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट लिखा है, एंड जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेकंड लिखा हुआ है। बट जो अभी प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें आयोग ने ये आंसर स्टेटमेंट वन सही माना है। सो अगेन, ये अभी थोड़ा कंटेंशन में है एंड फाइनल आंसर की आने का इंतजार इंतजार करना चाहिए अभी। बट स्टिल इसमें आप इस क्वेश्चन को पार्शली तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते थे, आप 50-50 तक पहुंच जाते। एंड उसी सिंस हाई दृष्टि में नहीं दे रखा था इसलिए, एंड आप इसको बेसिक नॉलेज से आप 50-50 तक पहुंच सकते थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कैटेगरी वन क्वेश्चन में रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भले ही आईपीसीसी मेंशन है बट अगर जब आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप, अगर आपने पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से कर रखे हैं, अगर आपको पता है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें आपको एक मोर ब्रॉड ऑफ अप्रोच रखनी है, एक मोर रीजनेबल आपको स्टेटमेंट ढूंढना है, एंड जो एक्सट्रीम्स को है वो अवॉइड करना है। एंड सिंस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है, सेकंड वाला थोड़ा सा जनरलाइज एंड थोड़ा सा बैलेंस रखता है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई भी आईपीसीसी की रिपोर्ट पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अगेन, ये क्वेश्चन आप बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे, एंड इस क्वेश्चन को मैं फिर कैटेगरी वन में रखूंगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में डेटा दे रखा है जुलाई सितंबर 2019 एंड जुलाई सितंबर 2022। बट इस डेटा की आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है, आपने बजट्स के ट्रेंड्स आपको पता है किस किस डायरेक्शन में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मूव कर रहा है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसमें भी आपको आई दृष्टि की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंड आई दृष्टि में इस तरीके से डेटा दे भी नहीं रखा है और आप याद भी नहीं रख सकते जो डेटा दिए भी हुए हैं। सो अगेन, ये आप बेसिक नॉलेज से यहाँ पे पूछे भी नहीं, पहली बात तो यहाँ पे पूछे भी नहीं है डेटा। सो अगेन, आप ये बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, एंड अगेन इसी हिसाब से अभी ये भी क्वेश्चन भी कैटेगरी वन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, जो ये रिपोर्ट दी हुई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट,
ये इतनी फेमस रिपोर्ट है, अगर कोई भी एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन करी है, स्पेशली मेंस में, तो ये जो रिपोर्ट है कई बार आपको आंसर्स में लिखनी पड़ती है। एंड आपको अगर नॉलेज है तो नीति आयोग ने भी इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट निकाली है जो इंडिया का स्पेसिफिक डेटा कोट करता है। सो जिसने भी थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकता था। एंड इसमें भी आपको आई दृष्टि की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये कैटेगरी वन का क्वेश्चन है। अगले अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, चार ऐसे डेज यहाँ पे मेंशन है जो शायद ही किसी को आते हो, और सिर्फ यहाँ पे डेज पूछे होते, उनकी उनका जो डेट है एग्जैक्ट वो पूछी होती तो अलग बात है। यहाँ पे तो क्रोनोलॉजी पूछ दी। ये तो मतलब ये सीधा सीधा ये कैटेगरी थ्री का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ के आना था। एंड आई दृष्टि में भले ही शायद से इन डेज के बारे में मेंशन हो, बट मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मतलब क्योंकि आई दृष्टि में तो अराउंड 100 से ज्यादा दिन मेंशन होते हैं, आप हर एक डेज तो याद नहीं कर सकते, स्पेशली इन चार चार वाले दिन जो इसमें मेंशन है, जो कि बहुत ही ट्रिवियल से है। कोई ये फेमस दिन नहीं है, इनमें से कोई भी फेमस नहीं है जो आपको जरा भी आइडिया हो। सो अगेन ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। एंड अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, फिर से यहाँ पे चार नाम दे रखे हैं। ऑल दो मैं यहाँ पे आई दृष्टि को क्रेडिट दूंगा कि वहां पे उनकी जो मैगजीन है उसमें दीपा कर्माकर एंड गोपी छोटाकुरा क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपने आई दृष्टि कवर टू कवर एंड टू एंड पढ़ी हुई है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते थे। बट अगेन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करते तो आपको, आप जो ऑप्शन बी है दीपा कर्माकर, आप सीधा सीधा इसको कर सकते थे कि ये एथलीट है, बहुत ही फेमस एथलीट है, इसलिए आप इसको सीधा सीधा बी का वन कर सकते थे एंड डी का फोर कर सकते थे, बिकॉज देव पटेल भी एक फेमस एक्टर है जिन्होंने स्लम डाउन मिलियनेयर में काम किया था। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों ने इन्हें देखा ही होगा। सो अगेन आप इसके थ्रू आप बी और डी तक तो पहुंच ही जाते हैं। एंड देन अगेन इसके आगे आपकी कॉल है, बट स्टिल मैं इसमें आई दृष्टि को क्रेडिट दूंगा कि उनके मैगजीन से क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किया जा सकता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, सिंगापुर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, ये सिर्फ इसी साल इमर्ज नहीं हुआ, ये पिछले साल भी, अगर आपको थोड़ा सा भी स्टैटिक का नॉलेज है, जो भी आपने अपडेटेड मटेरियल्स पढ़ा है स्टैटिक का, उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा, सिंस ये इकोनॉमिक सर्वे 23 में भी मेंशन था, 24 में भी मेंशन है, और मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है मृणाल सर के विन 23 हैंडआउट का। सो आप इसमें देख सकते हैं कि क्लियरली सिंगापुर वाज द नंबर वन एफडीआई का कंट्री। सो आप इस नॉलेज से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ऑल द आई दृष्टि मेंशन है, बट स्टिल मैं ये बहुत ही बेसिक डेटा मानता हूँ, ये ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। एंड ये क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आप अगला स्टेटमेंट रीजन इसका पढ़ें तो। द इंडिया मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। नाउ जो ये स्टेटमेंट है, इसके थ्रू आप लॉजिकली भी ये ड्राइव कर सकते थे कि इसका जो आंसर है वो सी होगा क्लियरली। सो इसके लिए भी अगेन कोई भी आई दृष्टि की आपको नॉलेज नहीं चाहिए, एंड ये क्वेश्चन भी कैटेगरी वन वाले क्वेश्चन में लाई करता है। अगला क्वेश्चन, R21 मैट्रिक्स, ये मलेरिया की वैक्सीन के बारे में दिया हुआ है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्लियरली आई दृष्टि में मेंशन है। सो अगेन इस क्वेश्चन के लिए मैं आई दृष्टि को पॉइंट दूंगा, एंड वी कैन, हम लोग चाहते तो इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते थे आई दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अवार्ड है थोड़ा सा ट्रिकी अवार्ड है, सिंस अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी पहली बार मैंने भी पहली बार सुना है। बट अगेन मैं इसमें भी आई दृष्टि क्रेडिट दूंगा, सिंस आप इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते थे। तो अगेन ये क्वेश्चन कैटेगरी टू का क्वेश्चन हो गया और आप इसे कंप्लीटली सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रुद्र मिसाइल के बारे में है। आई दृष्टि में इसके बारे में पूरी तरीके से मेंशन है, बट अगेन जो मैं इसको क्रेडिट दूंगा आई दृष्टि को वो है पार्शियल क्रेडिट, सिंस हम किसी भी एंगल से महीना तो याद नहीं रखते, अगर हम आई दृष्टि पढ़ेंगे भी तो हम मंथ तो किसी किसी भी इवेंट का क्रोनोलॉजी या मंथ या फिर डेट स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी याद नहीं रखने वाले। सो अगेन मैं इसको इस क्वेश्चन में भी पार्शियल क्रेडिट दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं जो स्क्रीनशॉट मैंने रखा है आई दृष्टि का। सो अगले क्वेश्चन में आप आते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट दिया हुआ है। देखिए इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी हम हेड ऑफ द स्टेट के जो इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं वो हम याद करते हैं, वो बहुत ही फेमस कंट्रीज का हम याद करते हैं, जैसे कि अभी यूएस का रिसेंट इलेक्शन, या फिर जो फ्रांस फ्रांस जैसे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूके वाले इलेक्शंस, हम मेजर कंट्रीज के हमेशा याद करते हैं, ना कि किसी थोड़ा सा रिमोट टाइप कंट्रीज जैसे कि आइसलैंड, वियतनाम, लिथुआनिया, पनामा, ये कंट्रीज तो हम कतई नहीं याद करते। और आई दृष्टि में हम 100 से ज्यादा नियुक्तियां दे रखी होती हैं, जो नए 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 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या हम हर एक याद रखेंगे? ऑल दो दो नियुक्तियां आई दृष्टि मेंशन है, और अब इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप बिना बिना किसी प्रायर नॉलेज के भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस का यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है लुआंग कुआंग, ये
क्लियरली एक साउथ एशियन नेम है ये। एंड आप जैसे ही इसको बी का टू मारते, वियतनाम, आपको क्लियरली एक आंसर आंसर मिल जाता। बी का टू सॉरी सी है, आपको क्लियरली एक आंसर मिल जाता। एंड आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से ही अटेम्प्ट कर देते। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, यहाँ मेंशन है एंटी माओइस्ट ऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन अप्रैल 2024। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन तो मतलब मैं आई दृष्टि को ही क्या बोलूं, ये तो किसी भी मैगजीन में आपको नहीं मिलने वाला। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको देखते ही छोड़ देना चाहिए। आप इसमें कुछ भी आपको अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते कौन सा ऑपरेशन है जो अप्रैल 2024 में हुआ हो। अब देखिए स्टेटमेंट किस तरीके से बने हुए हैं। इट टुक प्लेस इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अरे अब देखिए इसमें क्या है, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऑल द रेड कॉरिडोर है, सबको पता है। बट क्या आप श्योर हो कि जो ऑपरेशन है ये झारखंड में नहीं हुआ, ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, या उड़ीसा में नहीं हुआ, आंध्र में नहीं हुआ? आप श्योर हो इस बात को? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में तो। और अगर आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़े तो फिर से और भी ज्यादा एब्सर्ड एब्सर्ड स्टेटमेंट हो जाता है ये, कि यहाँ पे मेंशन वाज लॉन्च्ड बाय बीएसएफ एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। क्या आप श्योर हो कि सीआरपीएफ ने ऑपरेशन यहाँ नहीं किया था, या फिर लोकल पुलिस ने नहीं किया था? आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो? सो अगेन ये कैटेगरी थ्री का क्वेश्चन है क्लियरली, और ये आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगला, प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो, सी। सबसे पहली बात तो ये आई दृष्टि में कहीं पे भी मेंशन नहीं था, और आई दृष्टि में ही छोड़िए, ये किसी भी रेगुलर सोर्सेज में मेंशन नहीं है। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया वो इसरो की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से लगाया हुआ है। एंड अगेन अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। एंड सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही जेनरिक सा है, आप इसको सही भी कर सकते थे, सही मान सकते थे, गलत नहीं भी मान के चल सकते थे। बट अगेन पहले स्टेटमेंट में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जो इसरो के सेंटर है वो सिर्फ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र ही नहीं है, वो बैंगलोर में भी उनके सेंटर है, उनके अहमदाबाद में भी, उनके हैदराबाद में भी है। तो आप क्या श्योर हो, अगर आपको आपने कभी पढ़ा नहीं है कि ये जो प्रभास सॉफ्टवेयर है सिर्फ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ही बनाया होगा? सो अगेन इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी थ्री में ही रखूंगा। आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज्यादा पिछले साल न्यूज में रहा था, पिछले मतलब 24 में, 23 से ही न्यूज में है काफी, कि हमारा जो पहला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो फिलीपींस को देंगे। बट अगेन आई दृष्टि में क्लियरली मेंशन था, तो मैं आई दृष्टि को पॉइंट्स दूंगा। बट ये पॉइंट्स जो मैं दूंगा वो है पार्शियल पॉइंट, बिकॉज आप दूसरा रीजन पढ़ेंगे, द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर्स। देखिए सबसे पहली बात, आई दृष्टि में बिल्कुल भी रेंज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आप एग्जैक्ट नंबर ना देते तो यहाँ पर एक रेंज भी लिख सकते थे, तो ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो अगेन आप इस क्वेश्चन को मैं पार्शियल ही मानूंगा, बिकॉज किसी को भी पहली बात तो रेंज याद भी नहीं होती, और जो एग्जैक्ट रेंज है वो तो बिल्कुल भी याद नहीं होती। सो अगेन ये आपका कॉल है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। सो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, संस्कृत कॉन्क्लेव, ये इतना ज्यादा मैं कहूंगा ऑब्सक्योर सा इवेंट है, जो जिसके बारे में शायद ही कोई मैगजीन या फिर कोई, आई दृष्टि तो छोड़िए, कोई भी मैगजीन, कोई भी रेगुलर सोर्स में आपको ये नहीं मिलेगा। एंड ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, बट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है इससे। इट वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। आप इसको सही भी मान सकते हो, गलत भी मान सकते हो। गलत ऐसे कि शायद ये काठमांडू में भी हुआ हो, काठमांडू में भी हो सकता है, किसी और शहर में भी हो सकता है इंडिया के। तो और स्पेशली, चलिए पहला स्टेटमेंट तो आप अगर गलत भी मान लोगे, सही भी मान लोगे, बट दूसरे स्टेटमेंट में भी आपको डाउट ही जाएगा। दिस 3 डे कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज बाय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। सबसे पहली बात तो ये 3 डे लिखा हुआ है, 3 डे की जगह ये 4 डे, 5 डे और 6 डे भी हो सकता था। इसको कैसे गलत करोगे, स्टेटमेंट को आप कैसे निगेट करोगे, एंड किसने करवाया ये भी जानना बहुत ही मुश्किल है। सो अगेन ये कैटेगरी थ्री, क्लियरली कैटेगरी थ्री का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में, ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स न्यूज में काफी सालों से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये है ल्यूपेक्स मिशन। सॉरी फॉर थोड़ा सा गैप गैप हुआ है वीडियो में, क्योंकि मेरे को दोबारा शुरू करनी पड़ी पॉज करके। बट अगेन हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं फिर से। विथ रेफरेंस टू ल्यूपेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए सबसे पहली बात तो ल्यूपेक्स एक आध साल से तो न्यूज में रहा ही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पाइपलाइन में रहा है। एंड अगेन ये आपको जो हिंदी वाली आई दृष्टि में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है विजन की अक्टूबर वाली मैगजीन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। एंड अक्टूबर वाली मैगजीन में जो इन्होंने लिखा हुआ है वो भी गलत लिखा हुआ है। मैंने ये जो लिपक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे क्लियर किया हुआ है। देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ इसरो इज इन चार्ज ऑफ ल्यूनर रोवर, बट क्लियरली आप देख सकते हैं जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है उसमें लिखा हुआ है इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडर नॉट रोवर। एंड इसी चीज को आयोग ने भी सही माना है। एंड इस लॉजिक से आप सेकंड स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। बट अगेन इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी वन वाला क्वेश्चन मानूंगा, सिंस ये एक दो साल से लगातार न्यूज में रहा है। आईजीएसटी में तो ये नहीं था, बट अगेन जो जिन्होंने साइंस एंड टेक में थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है उनको पता है ये मिशन के बारे में, एंड आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। सबसे पहली बात तो अब अगर आप पहले सेक्टर पढ़े, द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इशूड दिस गाइडलाइंस ऑन 26 अप्रैल 2024। अगेन फिर से डेट्स दे रखी है, एग्जैक्ट डेट दे रखी है, बिल्कुल ही मतलब अटेम्प्ट करने वाला स्टेटमेंट तो ये नहीं है। अगला दूसरा, दिस गाइडलाइंस आर फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, आप इसको सही मान सकते हो, गलत मान सकते हो, बट स्टिल पहले स्टेटमेंट में आपको फिर भी दिक्कत रहेगी। एंड सिंस कहीं पे भी मेंशन नहीं है आई दृष्टि वगैरह में, मैंने इसको कैटेगरी थ्री का माना है। डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड कर रखे हैं, आप उसी की बेसिस में इसको अटेंड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फ्लाई 91 के ऊपर है। ये इट इज अ न्यूली लॉन्च एयरलाइन इन इंडिया। सेकंड, इट्स इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18 मार्च 2024। अगेन फिर से इसमें डेट्स मेंशन है, एकदम से एग्जैक्ट डेट मेंशन है 18 मार्च 2024। एंड ये कोई भी रेगुलर सोर्सेज में मेंशन नहीं था, आईएसटी में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये विकिपीडिया से है। इसमें तो क्लियर, इसमें तो ऑलरेडी मैं ऑल काफी सारी मतलब डिटेल्स मेंशन है, बट अगेन फिर से आपको डेट्स याद कर पाना, महीना याद कर पाना एग्जैक्टली काफी ट्रिकी हो जाता है। सो अगेन इस क्वेश्चन को फिर से मैं कैटेगरी थ्री के क्वेश्चन वाले में रखूंगा, क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कोई आई दृष्टि या कोई भी करंट की मैगजीन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर है, किसी भी बेसिक और बहुत ही स्टैटिक सोर्स में आपको मिल जाएगा, एंड आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पे इंडिया की रैंक वगैरह पूछी होती तो मैं आई दृष्टि को यहाँ पे क्रेडिट दे देता, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है उस उसके हिसाब से आपको इसमें कोई भी आई दृष्टि वगैरह की जरूरत नहीं थी। एंड सो अगेन ये क्वेश्चन कैटेगरी वन की कैटेगरी वन में आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, भले ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे लिखा है, जब आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तीनों, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही बेसिक और स्टैटिक का क्वेश्चन है। एंड अगर आपने पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व किए हुए हैं यूपीपीसीएस के या यूपीएससी के फॉर कहने के लिए, तो आप वो भी उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो अगेन ये क्वेश्चन को मैं कैटेगरी वन में रखूंगा। अगला क्वेश्चन, with reference to the seventh India-Indonesia Joint Defence Cooperation Committee, which of the following statements are correct? पहला, in this meeting, Indonesia agreed to enhance collaboration in the areas of defense, industry, maritime security and multilateral cooperation. Again, ये जो स्टेटमेंट है बहुत सा जेनेरिक है, तो इसको आप सही मान सकते हो। दूसरा, द मीटिंग वॉज हेल्ड एट जकार्ता ऑन मई पास 2024। अगेन फिर से बहुत ही स्पेसिफिक सी डेट है, मई 5, याद करना बहुत ही मुश्किल है। एंड जकार्ता, अनलेस आप बिल्कुल ही श्योर हो कि ये जकार्ता में हुआ है, तो अनलेस आप श्योर नहीं हो तो बिल्कुल ही आप ये सोच सकते हो कि शायद न्यू दिल्ली में भी तो हो सकता है। एंड सबसे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कहीं पे भी आईजीएसटी में मेंशन नहीं था, एंड जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया वो गवर्नमेंट की वेबसाइट का ही है। सो अगेन इस क्वेश्चन को फिर से मैं डेट्स के कारण इसको कैटेगरी थ्री में डालूंगा। आप इसको अटेम्प्ट कर भी सकते थे या फिर पार्शियली अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, FWD-200B, दिस इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी एयरक्राफ्ट। फर्स्ट इंडिजिनस यूएवी बॉम्बर, यूएवी सॉरी बॉम्बर नहीं लिखा है, यूएवी एयरक्राफ्ट, indigenous bomber UAV aircraft, and second its payload capacity is 100 kg. Now इस क्वेश्चन के लिए मैं आई दृष्टि को ही क्रेडिट दूंगा, सिंस यहाँ पे दोनों जो दोनों स्टेटमेंट की आप आइडेंटिफाई कर सकते थे और इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो ये क्वेश्चन जाएगा कैटेगरी टू के क्वेश्चन में, एंड आप इसको कंप्लीटली आई दृष्टि सॉल्व कर सकते थे। बट अगेन अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो शायद से आपको फिर भी सेकंड स्टेटमेंट में दिक्कत आती है, बिकॉज आप हर एक यूएवी या हर एक मिसाइल हर एक इक्विपमेंट का वेट याद करने नहीं जाते। आपको ये डाउट आ सकता है कि 100 केजी की जगह 105 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था। सो अगेन बट स्टिल मैं आई टू क्रेडिट दूंगा और कैटेगरी टू में इसको डालूंगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहीं पे भी आई दृष्टि और इस साल की मैगजीन में नहीं है, सिंस ये जो एग्रीमेंट था एफटीए था वो 2022 में साइन हुआ था, तो लास्ट के एक साल की मैगजीन में तो मेंशन ही नहीं था।
सो अब यहाँ पे आपका स्टैटिक नॉलेज भी काम आता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन है वो कैसा है, एंड अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ एफटीएस, आपको अगर पता है तो आप इसको मार्क कर सकते हो, वरना आप डाउट ही रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील बारतवाल। सो अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इस सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज की ऐसा जरूरत नहीं है। इसमें आपको, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अटेंडेड बाय लिखा है, ना कि इनॉग्रेटेड बाय। अगर इनॉग्रेटेड लिखा होता तो आप ये सोच सकते थे कि शायद मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने इनॉग्रेट किया हो, ना कि सेक्रेटरी ने। बट अटेंड तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हो। बट अगेन, सिंस ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर्स था और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इसको थोड़ा ट्रिकी बना देता है, इसलिए इसमें मैं इस क्वेश्चन को कैटेगरी 3 में डालूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज पूछी गई है, जॉइंट एक्सरसाइजेज। अब जब भी आप एक्सरसाइज पढ़ते हो तो ये देखते हो कि जो ये डस्ट लिक शक्ति, जो कीवर्ड से मेंशन है, टाइगर ट्रायम्फ या मिलान, ये एक्सरसाइज किन कंट्रीज के देश के, किन कंट्रीज के बीच में होती हैं, एंड इनके जो आर्मीज है, क्या ये आर्मी की एक्सरसाइज है, क्या ये नेवी की एक्सरसाइज है, क्या ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, या फिर जॉइंट एक्सरसाइज है तीनों फोर्सेस की। अब वो ही इन जनरल देखते हो, बहुत ज्यादा आप देखोगे तो आप ये देख लोगे कि ये इंडिया, क्या ये इंडिया में हुई है या किसी बाहर कंट्री में हुई है, बहुत ज्यादा आप देख लोगे। आप ये जो डेट्स जो यहाँ पे मेंशन है, 1927, 1326, 1528, 1825, तो कहीं से भी याद नहीं रखते, एंड क्रोनोलॉजी भी याद करना इसका बहुत ही मुश्किल था। सो अगेन, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही नॉट अटेम्प्टेड वाली कैटेगरी में आता है, एंड कैटेगरी 3 वाले क्वेश्चन में आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है आज दृष्टि में मेंशन था कि नहीं, जो क्वेश्चन था एक्सट्रीमली टफ था, एंड जिन्होंने छोड़ा है वही एक सही डिसीजन था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया मोस्ट प्रॉब्लली उनका गलत ही हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विद रेफरेंस टू साक्ष्यगाम वैली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहली बात, साक्ष्यगाम वैली ऑलमोस्ट पूरे साल ही न्यूज में रहा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है इसका। कोई भी अगर बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग करता है तो आप ये दोनों स्टेटमेंट को सही सही कर सकते हो। एंड सिंस ये जो साक्ष्यगाम वैली के बारे में आईजीएसटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मैं इसको, और आप इसको बेसिक रीडिंग और स्टैटिक नॉलेज और ट्रिक्स कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सो अगेन, इसको, इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी 1 की उसमें रखूंगा। एंड अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन रेमिटेंसेस वाला है। अब देखिए, ये जो रेमिटेंसेस वाला डेटा है वो कई सालों से न्यूज में रहा है, और आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे, बजट्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो आपको ट्रेंड का पूरा आइडिया रहेगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, इंडिया काफी समय से रेमिटेंसेस के मामले में टॉप में चल रहा है, एंड सेकंड नंबर पे मेक्सिको चल रहा है। बहुत ही कॉमन सा डेटा है, एंड इसके लिए आपको आईजीएसटी की जरूरत है ही नहीं, और किसी भी स्टैटिक बुक में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो अगेन, ये कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, यहाँ पे जो रैंक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर 2019-2023 दे रखा है, पिछले 5 साल से अगर आपने थोड़ा सा भी, आपको इकोनॉमिक्स वगैरह का, इकोनॉमी वगैरह में आपने बजट्स वगैरह आपने पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है, या फिर फॉर से आपने यूपी के जो पेपर 5 है या 6 है उसकी भी अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी हुई है तो आपको समझ में आएगा कि यूपी इज नंबर 1, लास्ट 5 साल से ही नंबर 1 है, एंड महाराष्ट्र कम सेकंड, नॉट नॉट 1। तो आप इस क्वेश्चन को अपने प्योरली स्टैटिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे इजिली। एंड अगेन, फिर से आई दृष्टि में कहीं पे भी नहीं था। सो बट मतलब आप कैटेगरी 1 में ही मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि आप इसको अपनी स्टैटिक नॉलेज से सॉल्व कर लेते इजिली। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर से ये एक ऐसा क्वेश्चन है, फिर से इसमें डेट्स याद रखने का चक्कर है, एंड क्रोनोलॉजी पूछी है। क्लियरली ये फिर से वही क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, एंड ये क्वेश्चन भी कैटेगरी 3 के उसमें आता है। अगला क्वेश्चन, इस यहाँ पे अवार्ड लिखे हैं एंड रेसिपिएंट पूछा गया है, कौन इस अवार्ड के कौन 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 लोग रेसिपिएंट थे। ये क्वेश्चन क्लियरली घटना की आई दृष्टि में मेंशन है। सो इसको आई दृष्टि को मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने एंड टू एंड घटना चक्र, सॉरी, आई दृष्टि पढ़ी हुई है, आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते थे। बट देन अगेन, कई सारे अवार्ड्स यहाँ पे जो आई दृष्टि में लिखे होते हैं वो अराउंड 100 के अराउंड अवार्ड्स होते हैं, तो आप हर एक ट्रिवियल सा अवार्ड पढ़ने नहीं बैठोगे। एंड जो इसमें पूछा गया है, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज,
ये बहुत ही फेमस अवार्ड नहीं है जो आपको आलोक शुक्ला याद भी रहेगा। अ, ये कोई, जैसे कि आपने देखा यूनेप का जो बहुत ही फेमस अवार्ड है, जो सबसे नंबर वन अवार्ड है एनवायरनमेंट का, वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज। ये आपको भले ही याद रह जाए, बट गोल्ड मेडल एनवायरमेंटल प्राइज याद रहेगा ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट अगेन, क्या हम ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे? हाँ, क्लियरली हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पे जो पहला रेसिपिएंट दिए हुए हैं वो है अमिताभ बच्चन जी। ये आप क्लियरली एक आइडिया लगा सकते हो कि इसका सी का वन होगा। आप थोड़ा सा भी आपको आपने न्यूज़पेपर वगैरह, आपको इन इन चीजों के बारे में आइडिया रहता है, बॉलीवुड वगैरह के बारे में, आप क्लियरली ये इसमें सी का वन कर सकते थे। एंड जो अगर आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर सुब्बाराव, आप यहाँ पे डॉक्टर देखिए, तो आप जो बच गए, जो तीन अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज एंड गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज, आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि डॉक्टर जो है वो इन जनरल आर्यभट्ट अवार्ड ही मिलेगा उनको। आर्यभट्ट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप मतलब अंदाजा लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा साइंटिस्ट टाइप अवार्ड है ये, तो किसी डॉक्टर को ही मिलेगा। आप और आपने जहां ए का थ्री एंड सी का वन किया, आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ए ऑप्शन आप सीधा सीधा लगा के आ सकते हो। सो अगेन, ऑल द ये क्वेश्चन के लिए मैं आई दृष्टि को ही क्रेडिट दूंगा। कैटेगरी टू का क्वेश्चन है और कंप्लीटली सॉल्व कर सकते थे आप आई दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट जो मैंने लगा रखा है आई दृष्टि का, उसमें मेंशन है कि जो फातिमा बीवी हैं वो पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रही हैं। एंड अगर आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये वह देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। नाउ इस नॉलेज से आप दो स्टेटमेंट तो इजिली सॉल्व कर लेंगे, बट जो दूसरा नंबर का स्टेटमेंट है, शी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 से 2001, जो दिक्कत आएगी वो इन ईयर्स में आएगी। ये 2001 नहीं, ये 2002 भी हो सकता था, तीन भी हो सकता था। तो अगेन, आप इस क्वेश्चन को आई दृष्टि से पार्शली ही सॉल्व कर सकते थे, कंप्लीटली अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब तो इसी के साथ हमने जो टोटल 32 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर दिए हैं। एंड अगर आप देखेंगे इसका जो आई दृष्टि का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो कुछ ऐसा है। जो कैटेगरी वन के क्वेश्चंस हैं वो टोटल 14 बन के आते हैं। जो क्वेश्चंस आप बेसिक रीडिंग, स्टैटिक नॉलेज और कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे, वो है टोटल 14 क्वेश्चन। और जो आई दृष्टि के जो क्वेश्चंस आते हैं कैटेगरी टू के क्वेश्चंस, वो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी इन 8 क्वेश्चंस में भी आप जो आप पार्शली सॉल्व कर सकते थे वो सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। एंड जो फुल्ली सॉल्व कर सकते थे वो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। और 5 क्वेश्चंस में भी आपको कितना ज्यादा डेटा, कितना ज्यादा मंथ मंथ वगैरह, जो फैक्ट्स वगैरह फिगर्स हैं, वो याद रखने पड़ते हैं इन सिर्फ 5 क्वेश्चंस के लिए। सो इससे आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे आई दृष्टि का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिर्फ 8 क्वेश्चंस इस साल रहे हैं आई दृष्टि के जो सीधा सीधा हिट हुए हैं। और अगर आप कैटेगरी थ्री में देखेंगे, जो किसी भी रेगुलर सोर्स में नहीं था और जो आप अटेम्प्ट ना नहीं भी करते तो काम चल जाता, वो थे टोटल 10 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ भी सकते थे। सो अगर आप इस ये एनालिसिस के थ्रू अगर देखें, तो जिस हिसाब से जो करंट का जो रेलेवेंस कम होता जा रहा है और जो बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इन इन जो समस्या है उनका इसका उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो हर साल ऑलमोस्ट इंक्रीज ही हो रहा है। इस साल ये 230 पेजेस की मैगजीन थी, अगले साल ये 250 प्लस भी जा सकती है। सो अब इसमें जो सॉल्व करने का तरीका है वो कैसा रहना चाहिए? सबसे पहला तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द बिगेस्ट एसेट। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहां पे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शंस देख के, जो सिली मिस्टेक्स है वो अवॉइड करके, वो तभी ऐसे ही कर सकते थे। एंड अगर आपका स्पीड और टाइमिंग मेंटेन है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसको पूरी तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पेपर को। अगर आपने पूरी तरीके से अटेम्प्ट किया है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड किए हैं, तो आप काफी सारे क्वेश्चन सही कर सकते थे, कंबाइंड विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड जो थर्ड पॉइंट है, जो बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपको कंटिन्यू ही रखनी है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप बेसिक एक आइडिया से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला, जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आज भी जो स्टैटिक पोर्शन है वही किंग मेकर है। एंड सीधा सीधा इस जिस पेपर को सबसे टफ कहा जा रहा है, उसमें भी 75 टू 80 क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस में से आए थे, उनका डायरेक्टली सिलेबस में से लिंक था। एंड आप सीधा सीधा कर सकते थे। एंड इवन दीज स्टैटिक नॉलेज से भी आप कई सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि
ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि करंट अफेयर्स में बोला जाता है बट वो है नहीं एज सच। आप स्टैटिक नॉलेज से ही उनको सॉल्व कर सकते थे। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो एंड ये जो एनालिसिस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।